हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक अपना पाठ शुरू करते हैं। इसमें अब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, और कुछ हमने उदाहरण भी पढ़ लिए थे रासायनिक परिवर्तन के। उनके अलावा और क्या उदाहरण है, तो पहला उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती जब जलती है तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। दूसरा है सजीवों में भोजन का पाचन। भोजन का पाचन होना। रासायनिक अभिक्रिया में गैस का निकलना। ये रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण हैं। मोमबत्ती का जलना, सजीवों में भोजन का पाचन होना और रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस का निकलना। और वैसे जितने भी दहन की क्रियाएं हैं यानी जलने की क्रियाएं, वो सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। क्योंकि कोई भी जब चीज़ जलती है, दहन होता है उसका, तो मूल रूप से वापस वो चीज़ यानी मूल चीज़ जो है वो वापस प्राप्त नहीं होती है। तो दहन जितने भी होते हैं वो सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसके बाद हम आज पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण लिखने के पद क्या है। तो पहले रासायनिक समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीकों के रूप में या अणुओं के रूप में लिखा जाता है, अणुसूत्रों के रूप में लिखा जाता है, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीकों के रूप में या सूत्रों के रूप में लिखा जाए या प्रदर्शित किया जाए, तो रासायनिक अभिक्रिया को उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कोयले और ऑक्सीजन से, कोयले का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है कि कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसको हमने इसमें लिख दिया प्रतीकों के रूप में और सूत्रों के रूप में लिख दिया। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के रूप में लिख दिया, तो ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गई, C+O2 CO2। अब आगे हम आज पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण लिखने के क्या पद है। तो पहला पद है इसमें रासायनिक समीकरण लिखने के पद। पहला पद है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को सूत्रों के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे एक इक्वेशन समीकरण लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं अमोनिया। तो पहला पद क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को लिख दिया जाता है, बीच में तीर का निशान लगा दिया जाता है और इस तीर के निशान के बाईं तरफ अभिकारक होते हैं, अभिकारक लिखे जाते हैं और दाईं तरफ उत्पाद लिखे जाते हैं। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है यदि अभिकारक और उत्पादों की संख्या एक से ज़्यादा हो तो बीच में प्लस का निशान लगा दिया जाता है। जैसे इसमें अभिकारकों में 2 अभिकारक है तो एक से ज़्यादा हो गए तो बीच में प्लस का निशान लगा दिया। तीसरा स्टेप है यदि अभिक्रिया में या अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए किसी भी प्रकार के ताप व दाब की आवश्यकता हो तो ताप व दाब को इस तीर के ऊपर या नीचे लिख दिया जाता है। जैसे मान लिया इस अभिक्रिया को करवाने के लिए 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता है, माना हुआ है, तो उसको तीर के ऊपर लिख दिया। और प्रेशर की आवश्यकता है 100 एटमॉस्फेयर, तो हमने नीचे लिख दिया। यानी तीर के ऊपर नीचे आवश्यक ताप और दाब को तीर के ऊपर नीचे समीकरण में लिख दिया जाता है। चौथा है अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो यानी रिवर्सिबल हो तो इसको हम इस तरह से डबल एरो से दर्शाते हैं।
उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को डबल एरो से, जैसे ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय ही है और वो C+O2 वाली अनुत्क्रमणीय थी। अनुत्क्रमणीय है तब तो सिंगल एरो लगाते हैं, सिंगल तीर, और उत्क्रमणीय हो तो डबल एरो लगाते हैं। मैं बता देता हूँ अभी उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय क्या होती है कि जब अभिकारकों से उत्पाद बनता है और उत्पाद से वापस अगर अभिकारक बन सकते हो तो ऐसी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जैसे इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाता है, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और ये अनुत्क्रमणीय है। कार्बन यानी कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, लेकिन वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हम कोयला और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ये अनुत्क्रमणीय होती है। यानी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए ऐसा एरो लगा दिया जाता है। अगला है कि यदि अभिकारकों में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या या परमाणु की संख्या उत्पादों में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के या परमाणु की संख्या के बराबर नहीं हो तो ऐसे समीकरण को वैसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। और बराबर नहीं हो यानी असंतुलित समीकरण हो तो उसको संतुलित किया जाता है, यानी इनकी संख्या को बराबर किया जाता है। जैसे इसमें देखो अभिकारक में नाइट्रोजन की संख्या 2 है और उत्पाद में नाइट्रोजन की संख्या 1 है। इसी तरह अभिकारकों में हाइड्रोजन की संख्या 2 है और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 3 है, तो बराबर नहीं है। देखो तो ये क्या है, असंतुलित समीकरण है। अब इसको संतुलित करने के लिए हम इनको किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। गुणा यहाँ पे की जाती है, इधर बीच में या नीचे की साइड में गुणा नहीं कर सकते हैं। तो देखो आप क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन को पहले बराबर करते हैं तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं। अब देखो नाइट्रोजन को 2 से गुणा हो गई, कितना हो गया, नाइट्रोजन इधर भी 2 और इधर भी 2, नाइट्रोजन संतुलित हो गए। लेकिन हाइड्रोजन इधर 3 है और इधर अब 3 × 2 हो गए, तो हाइड्रोजन इधर 6 हो गए और इधर 2 है, तो इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो इधर देखो 2 × 3 यानी 6। अब हाइड्रोजन भी क्या हो गए, बराबर। यानी अब ये जो समीकरण है N2 + 3H2 = 2NH3, ये एक संतुलित समीकरण हो गया। तो रासायनिक समीकरण लिखने में के लिए हमें इसको संतुलित भी करना पड़ता है। अगला है, यदि उत्प्रेरक का यूज हो रहा हो, रासायनिक समीकरण को संपन्न करवाने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता हो तो उत्प्रेरक को भी तीर के ऊपर लिखते हैं। उत्प्रेरक हर समीकरण के लिए अलग अलग होते हैं। उत्प्रेरक के बारे में बता देता हूँ। उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं तो भाग नहीं लेते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीरे या तेज कर देते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं उत्प्रेरक। जैसे अगर ये अभिक्रिया को पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय ले रहा हो, धीरे अभिक्रिया हो, तो हम इसको उत्प्रेरक का यूज करते हैं। उत्प्रेरक इसको जल्दी से उत्पाद में बदल देता है। या कई बार ऐसा होता है कि अभिक्रिया बहुत तेज होती हो, पता ही नहीं चलता, तो उसको स्लो करने के लिए भी उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। यानी धनात्मक उत्प्रेरक तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं और ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। तो यदि उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है तो हम उस उत्प्रेरक को एरो के ऊपर यानी तीर के ऊपर लिख देते हैं। एक इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लागू होता है रासायनिक समीकरण लिखने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनती है, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं बनता है। यानी इनका कुल द्रव्यमान जो है इसके कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी 1 किलो अगर हम ये लिया है, 1 किलो ये लिया है, तो 2 किलो मटेरियल ले लिया अभिकारकों में, तो 2 किलो ही उत्पाद बनेगा। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो अगर हम संतुलित समीकरण कर देते हैं तो वो नियम भी इसके ऊपर लागू हो जाता है। अगर संतुलित नहीं होती है समीकरण तो वो नियम यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है। तो इस तरह से अपन ये रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।